Welcome back to the Early Birds Show. In this episode, I had a conversation with my father. My father lost my grandfather at the mere age of 2.5 years. And because of this incident, his childhood is filled of twists and turns. We have talked about that segment of his life. We have talked about some of the regrets he has in his life, as well as some of the learnings for the upcoming generation. He also shared with us his crazy love for cricket and what all things he did for that love. My father is an emotional person, and you will see the evidence of this statement in the episode itself. Please go watch it, like, share, comment, and subscribe. Thank you so much. करें फिर स्टार्ट। हाँ कर। कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, तो वैसे तो घर में बात चली रही थी कि ये पॉडकास्ट होने वाली है। फर्स्ट मम्मी के साथ रिकॉर्ड करी थी और ये वाली आपके साथ। पहले तो बहुत बहुत वेलकम। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है हाँ, लेकिन मम्मी के साथ रिकॉर्ड करी थी तो उस पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि पहले फैमिली मेम्बर्स को लेके आएंगे। मम्मी से बात करी कुछ बातों पर। अभी वो पॉडकास्ट रिलीज़ नहीं हुई है, बट वो भी रिलीज़ हो जाएगी तो वो आप देखोगे। और ये भी एक तरह का काइंड ऑफ पर्सनल कन्वर्सेशन ही है, इंसान एक दूसरे से बात करता है। तो मैंने जब इस पॉडकास्ट के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने सोचा किस तरह से बात करी जाए। वैसे तो पर्सनल लोग घर पे बैठ के बात करते ही हैं, चाय पे, खाने पे, बहुत सारी बातें होती है, बट किस तरह से शुरुआत करी जाए। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि आपके चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं, एक हिडन चैप्टर से। हिडन चैप्टर एज इन कि दादाजी, उनकी मेमोरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मेमोरी जो मेरे दिमाग में आता है, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, कोई भी फेडेड मेमोरी है आपके दिमाग में उनकी, कुछ भी याद हो? आप, मुझे पता है बहुत छोटे थे, और ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि जो मेरे दादाजी थे वो 1963 में एक्सपायर हो गए थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न। बट यस, कोई मेमोरी है, कोई फेडेड मेमोरी आपके दिमाग में? नहीं अक्षय, मेरे दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी फेडेड मेमोरी नहीं है, क्योंकि मैं तो 2.5 years ओल्ड का था। तो आई डिडंट फील कि वो लाइक देयर इज सम टाइप ऑफ फादर या पापा जॉब के ऊपर गए हुए हैं या शाम को 5 बजे आएंगे या मैं किसको फादर बोलूँ मैं। आई नेवर फील, क्योंकि बिकॉज आई हैव नॉट इवन ए सिंगल मेमोरी। ओके, तो जो भी मेमोरी है वो दादी ने शेयर करी? हाँ, दादी नहीं, मम्मी ने ही शेयर करी है मेरे को। जो कुछ भी है वो चीज़ें बहुत मेरे माइंड के अंदर हैं, जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि सेटबैक दिया। लेकिन इवन देन कहने वैसे कोई मेरी लाइव मेमोरी नहीं है उनके साथ में कि कोई कंपनी हो, कोई मेरा चाइल्डहुड हो, कोई मेरी बड़ी स्वीट या सॉर मेमोरीज हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो आप बोलते भी हो क्योंकि ऐसी कोई मेमोरी है नहीं, बिकॉज 2.5 साल के बच्चे को कितना याद रहता है। लेकिन हाँ, दादी ने फिर भी काफ़ी मेमोरीज शेयर करी होंगी। हाँ। कि उनका नेचर ऐसा था। हाँ। या वो हेल्पिंग थे, मे बी अपने जहाँ पे भी वो काम करते थे वहाँ पे और लोग थोड़े बहुत मतलब वो अलग टाइप के थे, बट इनका नेचर बहुत ही अलग टाइप। दे आर वेरी रिलीजियस, वेरी रिलीजियस। दादाजी बहुत रिलीजियस? दादाजी वेरी बहुत रिलीजियस। ओके ओके, पूजा पाठ करना? हाँ, पूजा पाठ करना, ये सब करना, कहते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत थोड़ी सैड है। डेफिनेटली देखा जाए तो चाइल्डहुड की जो शुरुआत है वो तो सैड है, कि जब इवेंचुअली एक बच्चे को रियलाइज होता है कि पापा नहीं, मेरे पापा नहीं है, तो किसको मैं फादर बोलूं, किसको मैं क्या कहूं? पापा शाम को आएंगे, एवरीबडी वेट फॉर देयर फादर कि वो ऑफिस से वापस आएंगे, मैं उनसे कन्वर्सेट करूँगा, मैं उनसे प्यार करूँगा, मैं उनकी गोदी में बैठूँगा। लेकिन मेरी ऐसी कोई भी मेमोरी उनके साथ में नहीं है, क्योंकि मैं 2.5 years ओल्ड का था when my father had been expired in 1963 and I am the only son. Right. तो फिर धीरे धीरे चीज़ें क्योंकि समय के साथ हील हो जाती हैं। हाँ। या इंसान को आगे मूव ऑन करना ही पड़ता है। तो आपको एक ऐसा थोड़ा सा होप कब मिला
आपको पता तो लग गया कि जब आप और बड़े हुए 7-8 साल के कि हाँ पापा नहीं है, लेकिन एक होप होता है ना, दादी की तरफ से होप डेफिनेटली मिला होगा कि उनकी जॉब थी और वो ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी पढ़ाई करी थी, तो वो होप जो था वो कब आपको मिला कि नहीं चलो आई कैन ऑल्सो डू इट, वैसा वाला? मेरी मदर ने शी हैज डन अ वेरी लॉट ऑफ sacrifice for myself, for my childhood, for my young age, for my adult age. She had been died in 2022 at the age of 92 years. तो उन्होंने मेरे को माँ का, बाप का सारा रोल उन्होंने मेरी लाइफ के अंदर प्ले किया है। राइट। मारा भी है, पीटा भी है, सोने के गस्से भी खिलाए हैं। उनके दिमाग में कहीं ये भी था कि जब बाप वाले बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिना बाप के, बिना फादर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो इसका तो फादर नहीं है। तो उन्होंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रिक्ट रोल एज ए पेरेंट्स, चाहे पापा के रूप में, चाहे मम्मी के रूप में, कि उन्होंने कहा था कि उनको कहीं इस तरह का एक बहुत ज़्यादा कि सेटबैक था कि कहीं बच्चा मेरा बिगड़ ना जाए, क्योंकि वो अकेले ही थे। उन्होंने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। 1967 का उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब का अपॉइंटमेंट है और 19 सितंबर 97 के अंदर वो रिटायर हुई थी। तो बहुत ज़्यादा उनका मेरे लिए उनका बहुत अहम रोल है मेरी लाइफ को बनाने के अंदर, मेरे को अपने पैरों पे खड़ा करने के अंदर, चाहे वो प्यार के रूप में हो, चाहे वो गुस्से के रूप में हो, चाहे वो स्ट्रिक्टनेस के रूप में हो। राइट, एग्जैक्टली। तो आप बड़े हुए, धीरे धीरे इंसान कॉलेज में जाता है, पहले स्कूल में है, फिर कॉलेज में है, फिर आगे और पढ़ाई है। तो कहीं किसी पॉइंट पे आपको लगा कि कुछ चीज़ें उनकी तरफ से थोड़ी ज़्यादा थी? अब तो खैर इस पॉइंट पे आपको समझ में आता होगा कि कुछ रीजंस थे उसके पीछे, बट उस टाइम आप उस चीज़ को किस तरह से लेते थे? ज़्यादा डर लगता था, इसकी वजह से एक्शंस हो जाते थे, या फिर उस समय जो एक यूथ होता है इंसान के अंदर, उसकी वजह से कुछ एक्शंस हो जाते थे? कैसा आपको लगता था वो चीज़ आपके दिमाग में? मतलब अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचो तो क्या आपके दिमाग में आता है कि उस टाइम कुछ जो भी इंसान को, कि जैसे मम्मी आएंगी घर पे लौट के तो फिर डांटेंगी, या फिर एक्स्ट्रा कुछ, जैसे इंसान उस समय एक जोश होता है ना वो वाला कि नहीं चलो कर लेते हैं, मज़ा कर लेते हैं थोड़ा? नहीं, मम्मी प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन पढ़ाई के मामले में भी शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरे से। अपनी एब्सेंस का जिस टाइम पे वो ऑफिस जाती थी, पूरा डेली का रूटीन पूछती थी मेरे से कि आपने दिन भर क्या किया, कितनी देर आप पढ़े, कितनी देर आप खेले, कितनी देर आपका क्या डेली का रूटीन शेड्यूल रहा आपका, राइट, क्या रहा। और मेरे पेरेंट्स मीटिंग के अंदर भी जाती थी, कई बार अच्छी रिपोर्ट्स भी स्कूल से मिलती थी, कई बार क्या कहते हैं थोड़ी गलत रिपोर्ट भी मिलती थी, तो तब वो मुझे डांटती भी थी। उन्होंने मेरे थ्रू आउट द लाइफ ट्यूशन उन्होंने मेरे को के लगा के रखे, सारी चीज़ें उन्होंने ईमेल करी, बढ़िया से बढ़िया खिलाया, बढ़िया से बढ़िया कि पहनाया, बढ़िया से बढ़िया कि फैसिलिटेट किया मेरे को उन्होंने लाइफ के अंदर जितना भी वो कर सकती थी मेरे लिए। तो उनका मेरी लाइफ के अंदर बहुत अहम रोल है। और आज भी जो उनकी एब्सेंस के अंदर जो उनका वैक्यूम है, आई डिडंट फील थ्रू आउट द लाइफ। राइट, राइट, आई एग्री। वो तो कोई फिल अप नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट उस फेज़ में, जैसे चाइल्डहुड का जो फेज़ था, जब आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ दादाजी नहीं है या आपके पापा नहीं है, और फिर एक अडल्टहुड तक जो शादी से पहले पहले, उस फेज़ को अगर आप एक ब्रॉड पिक्चर में आज देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ कोई चीज़ जो बहुत अच्छी हुई, एक ऐसी कोई चीज़ जो बहुत अच्छी हुई, या ऐसी ही होनी चाहिए थी, इससे अच्छी नहीं हो सकती, और कोई एक ऐसी चीज़ हाँ इसको रिग्रेट है, इस चीज़ को लेकर इसको और बेटर कर जा सकता था? हाँ, दोनों लाइफ के दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक जो बेस्ट एस्पेक्ट है मेरी लाइफ का बिफोर मैरिज का, वो ये है कि मुझे जो कुछ भी लाइफ के अंदर जो मेरा कैरियर वो बना सकती थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वो
उन्होंने कि बनाया। उसके बाद उनको मेरी लाइफ से और मेरी शादी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। ओके। उसके लिए उन्होंने बढ़िया से बढ़िया शादी करनी, ये काम करना, वो काम करना, शॉपिंग करनी, क्योंकि कोई भी मैन पावर मेरे पास में नहीं थी जो कुछ काम करना था ऑन बिहाफ ऑफ दैट और विद हर। सारे काम मैंने कि शॉपिंग करनी है, शादी की शॉपिंग है, वो रिसेप्शन है या एक्स वाई कोई भी चीज़ थी, तो उनको मेरी बहुत खुश थी कि अब इसकी शादी आएगा, अकेला आएगा, हम लोग ऐसे रहेंगे, हमारा घर स्वीट होम स्वीट होगा, स्वीट होम स्वीट होगा। माई फादर हैड बीन एक्सपायर्ड इन 1963 and nobody helped whatever it relates to our maternal uncle side or it relates to our grandpa side। अच्छा। क्योंकि everybody knows क्यों कहने लगे अभी बच्चा छोटा है, समय इनका ख़राब है, कहीं इनकी फैमिली की लाइबिलिटीज, इनके बच्चे की लाइबिलिटीज मेरे परिवार पे ना आ जाए, तो चाहे मेरा ददियाल हो चाहे मेरा ननिहाल हो, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। अच्छा। जो कुछ भी सेक्रीफाइस किया, जो कुछ भी किया, जैसे भी उन्होंने मेरा लालन पालन किया, वो 18, 19, 20 साल तक पापा की डेथ के बाद इन्होंने ही किया, जो कि एक विडोवर लेडी के लिए एक बहुत हार्ड टाइम होता है कि कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए, नौकरी भी करनी है, पेट भी भरना है, उस टाइम के हिसाब से, स्पेशली उस टाइम के हिसाब से पेट भी भरना है, बिगड़ ना जाए, जॉब भी करनी है, पैसे का भी इंतजाम करना है, अर्निंग इज सो मियर, इतनी कम अर्निंग थी, उसके अंदर भी हाउ टू मैनेज, कई बार पैसे कम भी पड़ जाते थे, कहीं से मैनेज भी करने पड़ते थे, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। और एक टाइम ऐसा आया जब उनको ये लगने लगा, तो ये रिग्रेट था, ये बेसिकली regret रिग्रेट है, ये regret जो ओके उस टाइम के लिए था, आपसे ये रिग्रेट है। और जो अच्छा वाला है, जो अच्छा वाला है कि जैसा कि मैंने बताया कि शादी की मतलब उनको मेरी शादी की बहुत तमन्ना थी, बढ़िया से बढ़िया उन्होंने फैसिलिटेट किया मेरी शादी के लिए, तो उन्होंने पूरा वो ढंग से करा जैसा वो वो ढंग चाहती से थी, जैसा वो चाहती थी, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, विशेष। जो उनकी विशेष थी, जबकि उनके हस्बैंड ना होते हुए भी उन्होंने कभी भी ये नहीं महसूस होने दिया कि इस बच्चे के क्या कहते हैं फादर नहीं है। आई एम प्लेइंग रोल एज ए मम्मी एंड पापा बोथ। नहीं, वो कहीं ना कहीं बैठी हुई सुन रही होंगी ये बातें, तो अच्छी बात है। ये तो है, डेफिनेटली एक बॉन्ड बन जाता है और उसके बाद फ्लैशबैक में इंसान को यही बातें याद आती हैं, ये तो इंसान नहीं भूल सकता। अच्छा, एक चीज़ मुझे और पूछनी है आपसे, बारे में मुझे ये पूछना है, उस समय इंडिया में क्रिकेट ग्रो हो रहा था, तो आपकी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, एक या दो छोटी स्टोरीज जो आप शेयर करना चाहो कि हाँ यार क्रिकेट को लेकर मेरा इतना क्रेज एक टाइम पे था, तो कोई ऐसी स्टोरी तो? हाँ, ऐसी भी स्टोरी है जिसके पीछे मैंने बहुत डांट भी खाई है और क्या कहते हैं पिटाई भी बहुत हुई है, क्योंकि मेरा एक्चुअली पढ़ाई के अंदर सोचता बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक। इंटरेस्ट मेरा बहुत मतलब कि ओके था कि ये नहीं था कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, मैं टॉपर हूँ, गोल्ड मेडल हूँ, नथिंग लाइक दैट। तो मेरे को क्रिकेट का खेलने का शौक नहीं था, कमेंट्री सुनने का या मैच को आई विटनेस करने का, क्या कहते हैं उसको देखने का, एनालाइज करने का। और आज भी मेरा वो नहीं जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं उसका थोड़ा दूसरा टेस्ट हो गया। पहले क्रिकेट का था, आज मेरा पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि क्रेज़ है। लेकिन उस समय की मैं आपको अपने पास की बात बताऊं तो उस समय ये था जब मैं 9, 10, 11, 12 जब मेरा कि बच्चों का पढ़ाई का पीक का टाइम होता है, तो मेरा इंटरेस्ट उस टाइम पे स्पोर्ट्स की 2 मैगजीन्स आती थी, एक समथिंग नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, 2 बुक्स आती थी वहाँ पे, तो वो फोर्टनाइटली आती थी। अच्छा। तो मैं उनको जो मेरी पॉकेट मनी मिलती थी या मम्मी से कहते मम्मी 2 रुपये दे दो, मम्मी 5 रुपये दे दो, मेरे को बुक्स खरीद, मेरे को काम है ये है, तो मम्मी ने दे दिए पैसे कि ऑर्डिनरी वे के अंदर। तो वो मैं बुक्स खरीद के उनको पढ़ता था। अच्छा, पढ़ते थे? पूरा पढ़ते थे? पूरा पढ़ता था कि उसके अंदर से, और फिर मैं उसको, मेरे दिमाग के अंदर कहीं ये था कि आई विल मैनेज ए स्पोर्ट्स लाइब्रेरी। अच्छा, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी। हाँ, कि ये है। अब ये फोर्टनाइटली, ये जनवरी के महीने की 2 आ गई, फरवरी के महीने की 2 आ गई। अच्छा, दूसरी बुक भी ऐसी फोर्टनाइटली आती थी, तो महीने में 4 हो गई, 4 बुक्स हो गई।
अब वो साल भर की क्या कहते हैं 12 चौक हड़ताल वो हो गई, क्या कहते हैं हो गई, तो एक मेरे दिमाग के अंदर ये था कि मैं एक चीज़ को क्या कहते हैं मैनेज करूँ मैं उसको। अच्छा, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी मतलब हाँ। स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज अच्छा, दूँ थ्रू और बुक्स। मुझे इतना क्या कहते हैं इतना क्रेज था, सपोज मेरा पेपर है, अच्छा। ये पेपर नहीं मंथली टेस्ट है सपोज, अच्छा बेटा पढ़ लिया, मैंने कहा हाँ पढ़ लिया। अब मैंने अपनी स्टडी बुक्स के अंदर वो रख ली उसके अंदर। अच्छा। अब मम्मी सोच रही है कि ये क्या कहते हैं कि वो पढ़ रहा है, हाँ। लेकिन अंदर स्पोर्ट्स की मैगजीन है। आजकल भी बच्चे ऐसा करते हैं, सब तो करते हैं। ये मेरा इतना क्रेज था क्या कहते हैं स्पोर्ट्स का। ठीक है। और अब जैसे जैसे मैच्योरिटी आ गई है, वो सब क्या कहते हैं जो क्रेज है सब खत्म हो गया है। लेकिन हाँ, आजकल मोबाइल के ऊपर या टीवी के ऊपर जो है जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं उसके अंदर मेरा बहुत क्रेज है, और न्यूज़ का मेरा बहुत क्रेज है। अच्छा। या मेरा म्यूज़िक में क्या कहते हैं कि जो कंपटीशंस होते हैं कि उसका क्रेज है। बाकी मूवी का मुझे कोई इतना क्रेज है नहीं। तो अब जैसे आपने बताया, बातों में से बातें निकली कि आपको स्पोर्ट्स लाइब्रेरी मेंटेन करने का एक दिमाग में था। हाँ। उस समय तो आपको कहीं ना कहीं उस समय लगता था कि मैं इसमें भी करियर बना लूंगा, कि वो एक जस्ट एक इन्फैचुएशन था? अच्छा, मैं एक बात आपसे और बताना भूल गया। मतलब एक बार मम्मी ने मेरी रैक खोल ली, उसके अंदर वो गट्ठर बने हुए रखे हुए थे। अच्छा अच्छा। अब मम्मी ने फिर उसकी बहुत मारा, क्या तू पढ़ता है ये Caught red-handed। हाँ, तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उनके सामने सारी मैगजीन उठा के सब फाड़ दी, जो 1 सवा 1.5 साल 2 साल की थी, सब फाड़ दी। फिर उसके बाद जब वो क्या कहते क्रेज ही खत्म हो गया, फिर वो हो गया। अच्छा, ओके। तो करियर से रिलेटेड ऐसा वैसा दिमाग में नहीं था कि करियर बना लूंगा? नहीं, उस समय ऐसे शौक था, एक्सपोजर ऐसा था, तो शौक था। क्योंकि उसका भी एक क्या कहते रीजन था, क्योंकि मैं मेरठ कैंट में रहता था, और उसके पास में कंपनी गार्डन नाम की एक फील्ड था जिसके अंदर क्रिकेट के मैच होते थे। और मुझे इतना क्रेज था कि जब मैं अपने हाई स्कूल इंटर से भाग के पीरियड छोड़ के मैं मैच देखने के लिए मैं आता था। अच्छा, इतना क्रेज था मुझे। ओके। अच्छा चलो, अभी ये तो आपका चाइल्डहुड से लेकर मैरिज तक का फेज हो गया। अब दूसरे फेज में जंप करते हैं। शादी हो गई, ठीक है, शादी के बाद बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, एंड अर्निंग उतनी नहीं थी, बट दादी वाज कैपेबल, ठीक है। तो 3 वर्ड मेरे दिमाग में आते हैं यहाँ पे। एक तो फैमिली हो गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, और एक हो गया पैसा। फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैसा। अब आप ये 3 वर्ड दिमाग में सोचते हो, तो आप मुझे बताओ कि मतलब क्या आता है आपके दिमाग में, कैसे आपने इन तीनों चीज़ों को इतने साल मैनेज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन, मैं ये चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि आई वांट टू एडवाइज टू द यंगर वंस जो अभी शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, जो जॉब के अंदर हैं। अच्छा, क्या है मेरी एडवाइस उनके लिए कि ये है कि जब तक बच्चों के पास चाहे लड़का हो या लड़की हो जो जॉब कर रहा है, या उसकी कोई भी सेल्फ अर्निंग है, 30, 35, 40, 50 हज़ार या 1 लाख रुपए अपनी इंडिपेंडेंट सेविंग ना हो, ये फिगर मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उस टाइम के अकॉर्डिंग। आज तो 1 लाख रुपए नेवर काउंट। तब तक उसको मैरिज नहीं करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, खुद की सेविंग ना हो इतनी तब तक? जब तक वो ना हो, वो फिर घर वालों से छुपी हुई ही होनी चाहिए। क्योंकि शादी के होने के बाद लड़की की भी कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसके सास ससुर कैसे हैं, जब 6 महीने 1 साल तक दोनों लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद ही अच्छे हैं या ख़राब इस चीज़ का आइडिया होता है। लड़की आती है ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड, अपने इन लॉज के यहाँ पे, वो इन लॉज को नहीं जानती। इन लॉज तो उसके लिए, ससुर उसके लिए नए हैं, राइट, सास उसके लिए क्या कहते हैं कि नहीं है। जब आपस में दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा, उसमें 6 महीने 1 साल 1.25 साल लग जाए, प्यार होता है या झगड़ा होता है, वो 1 सवा साल 6 महीने बाद की बात है। लेकिन लड़की जो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती है, उसकी भी अपने आदमी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके हस्बैंड की अपनी पर्सनल अर्निंग, सेविंग जरूर होनी चाहिए उसके बिकॉज ऑफ आदमी द की। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर आपकी
जॉब अर्निंग सफिशिएंट नहीं है, तो यू शुड गो थ्रू योर पेरेंट्स। और हर बात आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, तो दिस इज द मेन रीजन ऑफ क्वारल बिटवीन द इशूज। ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्या कहते हैं इस चीज़ को महसूस किया है। ओके। चाहे माँ बाप कितनी भी क्या कहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं दैट यू कांट एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ देम। राइट। सो यू मीन टू से अगर उस समय आपके पास थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबिलिटी होती, हाँ, तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी। डिफरेंट की हो सकती थी। तो इट इज़ वन ऑफ द सेगमेंट, वन ऑफ द पॉइंट कि मतलब ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। दिस इज फॉर द यंगर जनरेशन। दिस इज फॉर द यंगर जनरेशन। ठीक है। एनीथिंग एल्स? और क्या पूछा आपने? फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मनी। तो इसको जो ये जो चीज़ें हैं, फैमिली भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ साइड पे थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो पैसे का फैक्टर भी था। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो मैंने ये आपको बताया कि जब तक जो एस्पायरेंट है, जो शादी के लिए लड़का या लड़की है, उसकी अर्निंग उसके माइंडसेट के हिसाब से वो ना हो, मतलब बहुत एक्सट्रीम हो, लेकिन एट पार हो, मतलब इतनी हो कि जिससे वो अपनी बेटर हाफ का क्या कहते हैं जो रिक्वायरमेंट है विद इन लिमिट्स रिक्वायरमेंट। वैसे तो कोई क्या कहते हैं इसकी कोई मतलब सेटिस्फेक्शन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन विद इन लिमिट जो रिक्वायरमेंट है, जो आजकल लग्जीरियस नहीं नेसेसिटी बन गई है, राइट, वो तो होनी ही चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये बताया कि लड़के की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का रोल तो 1 सवा 1.5 साल के बाद आता है कि इट विल गुड और बैड। अच्छा, रही मैच्योरिटी की बात, और अगर आपने फैमिली की बात कही, इफ मनी इज सफिशिएंट, फैमिली कंडक्ट, फैमिली बिहेवियर, फैमिली स्मूथनेस, वो सब फिर प्रॉपरली ही चलता है। अच्छा, तो मनी इज कनेक्टेड है। हाँ, कनेक्टेड है। तो मनी प्लेज ए वेरी क्रिटिकल रोल इन ए जॉइंट वेंचर। ओके, ठीक है। रही मैच्योरिटी की बात, मैच्योरिटी आप कोई बच्चा तो सिंस बर्थ मैच्योर होता है, बट इट इज़ वेरी एक्सेप्शनल। लेकिन इवन देन जो मैच्योरिटी का जो टर्म है वो एज के अकॉर्डिंग ही आती है। जो मैं 28-29 साल का जब शादी हुई थी मेरी, जो मैच्योरिटी उस टाइम नहीं थी, वो आज की एज के अंदर 40 साल में, 50 में, 60 में डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। कैसे? हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू टॉक, हाउ टू कंडक्ट, चाहे घर में, चाहे सोसाइटी में, चाहे रिलेटिव्स में, चाहे इन लॉज के यहाँ, चाहे ग्रैंड पा की तरफ, कहीं भी आप करें तो वो चीज़ मैच्योरिटी आती है। अगर इतनी मैच्योरिटी शादी के टाइम पे आ जाए तो शायद ये सोशल कम्युनिटी के अंदर जो ये आजकल डिस्प्यूट्स और जो सब चल रहे हैं, ये नहीं होंगे बिल्कुल, बहुत कम हो जाएंगे। राइट। चलो, एक सेक्शन है हमारा अर्ली बर्ड्स का, कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लाइफ से रिलेटेड ही हैं। ये चल रहा है? हाँ, चल रहा है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो इसमें भैया काट-छाट हो जाएगी? सब काट-छाट हो जाएगी, टेंशन मत लो। ऐसा कुछ आपने ऐसा कुछ नहीं बोला है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। हाँ, एवरीथिंग इज गुड ओनली, डोंट वरी। अच्छा, आई वांट टू से, अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आपको ऐसे बात करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और चलो पहले क्वेश्चन पूछो, या मैं क्या कहते हैं, पहले एक बात और कहना चाह रहा था। बोलो, आप बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था, मैच्योरिटी का आलम ये होता है कि जो मेरी बेटर हाफ हैं, वो उस टाइम पे, शादी के टाइम पे उतनी नहीं समझ आई, तो वो चीज़ जो है, और मैं उनके लिए सिर्फ एक बात कहूँगा, वो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत मतलब आज मुझे महसूस होता है कि हम गाड़ी के 2 पहिए हैं, और किसी टाइम के
ऊपर मुझे ये कभी नहीं महसूस हुआ कि हम क्या कहते हैं शादी के टाइम पे या शादी के 5 साल के बाद या 7 साल के बाद भी मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ, लेकिन आज ज़रूर महसूस होता है। और 32 साल के अंदर मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज़ जो मुझे उनकी सबसे अच्छी लगी, वो उनके बारे में मैं यही सिर्फ कहूँगा कि उन्होंने मेरे को हमेशा ये सिखाया, नेक नियति राष्ट्र प्रशस्त। आप ईमानदारी से चले जाओ, किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी के लिए बुरा मत सोचो, भगवान कोई आपके काम नहीं रोकेगा। आप ये मम्मी के लिए बोल रहे हो? हाँ, ये एक्चुअली आप सुन के हैरान हो गए, आपने तो अभी पॉडकास्ट देखी नहीं है, वो जो रिलीज नहीं हुई है। सेम कोट उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में बोला था, क्योंकि मैंने ही पॉडकास्ट में मैं होस्ट था, तो सेम एकदम सेम, नेक नियति और मंजिल आसान, तो सेम उन्होंने बोला था। कुछ बात हो रही थी और कुछ बात चल रही थी, बट सेम ही बोला था, तो वही बिल्कुल सेम। भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है कि नेक नियत और मंजिल आसान। आपकी अगर नियत साफ है, नेक नियत है आप, तो आपकी मंजिल भगवान हमेशा जो है सही लगा देगा। भगवान के ऊपर इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान आपकी मंजिल को सही दिशा में ले जाएगा। तो मेरे को कि आज ऐसा लगता है कि मेरे को ना बस कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट पोर्शन शुरू करते हैं, ठीक है? डोंट मैं इतने कहूँगा कि मैं उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। हाँ, मुझे भी कहीं हद तक ये लगता है, जितना मुझे पता है, बाकी तो उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन सेम वेज, बोथ वेज होता है ये चीज़, है ना? ये बोथ वेज होता है, एक वे नहीं होता। और देखो ये जो पापा और मैं एक चीज़ और बता दूं, और अगर इतनी मैच्योरिटी शादी के टाइम पे आ जाए तो ये झगड़े कभी ना हो, लेकिन उतनी मैच्योरिटी होती नहीं है। आई एम नॉट द एक्सेप्शनल केस, किसी भी केस के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, वो तो बहुत ही एक्सेप्शनल, जस्ट लाइक यू, कि जो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी समझते हो। लेकिन हकीकत ये है कि मतलब कोई बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की इतने मैच्योर अगर हो जाए उस टाइम पे, तो शायद ये घर के और समाज के सारे कलेश ही, जो मतलब फैमिली डिस्प्यूट वो सारे कम हो जाए, काफ़ी कम हो जाए। ठीक है, चलो, यू आर ओके, मतलब आगे हाँ, बढ़े? ठीक है, चलो, ये तो अब से दूसरा सेगमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो शुरुआत में मैंने ऐसा सोचा था 3 सेगमेंट में इसको करते हैं, ऑलमोस्ट हम एंड पे ही पहुंच गए हैं। पहले सेगमेंट में हमने आपकी चाइल्डहुड की बात करी, सेकंड सेगमेंट में शादी की बात की, अब थर्ड सेगमेंट में अब आप रिटायर हो गए हो, है ना? रिटायर होने के बाद अब रिटायरमेंट की लाइफ हो गई 4-5 साल, तो अदर देन, आई विल आस्क यू अ स्ट्रेट क्वेश्चन, अदर देन माय मैरिज आपकी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है? अदर देन माय मैरिज, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, लाइफ में सेट हो गया। एक तो अक्षय मैं ये जरूर चाहता था कि मेरी जो जॉब गई थी, अच्छा, वो दादी के क्या कहते हैं कि ऐसी घर की सगम ट्रांसफर तो परिस्थितियाँ बन गई थी कि आप बाहर जॉब पे थे, कितना आप छुट्टी ले सकते हो, हाँ, 15 दिन 20 दिन या महीने 2 महीने, लेकिन भाई प्राइवेट जॉब है तो कहने लगे बट नेचुरल छुट्टी तो इतनी नहीं मिलती हैं, राइट। तो उसके लिए कि मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा। उस मेरी भी प्राइवेट जॉब थी, तो उस बिहाफ के ऊपर कि कंपनी वालों ने छुट्टी दी नहीं, उन्होंने मेरे को वहाँ से क्या कहते हैं 18-19 साल के बाद में उन्होंने मेरे को वहाँ से क्या कहते हैं क्यों कह दिया भी फिर भी 18-19 इयर्स इन अ सिंगल कंपनी इज अ वेरी लॉन्ग एंड। तो मैं ये जो चाहता था कि अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और अब कोई इतनी लाइबिलिटी भी नहीं है। वेंचर ने, तुमने अपनी बहन की, मैंने अपनी लड़की की शादी क्या कहते हैं, सबने एक जॉइंट वेंचर के अंदर क्या कहते हैं कि शादी कर दी, लेकिन उसके बावजूद मैं ये जरूर सोचता था कि पहले तो पैसे का इतना नहीं था, जबकि तुम किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं कि रहने देते, लेकिन इवन देन कुछ ऐसा होता है, कुछ चीज़ें भाई ये है, अब बेटे से कितना कहा जाए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हाँ, नहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं, अच्छा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो आप हो ही मेरे लिए, फ्लेक्सिबिलिटी में भी। हाँ, अब ये है, अब सपोज मैं कोई चीज़ लेना चाहता हूँ, मतलब मेरा जो मेन कहने का मकसद है, जब मुझ पर आप कोई लाइबिलिटी नहीं है, तुम भी हेल्प कर रहे हो, मेरे हाथ पर थके नहीं है, तो अगर मैं भी उसमें 10-15-20 हज़ार रुपये अगर मैं क्या कहते हैं कि कमा लेता, तो जो चीज़ मैं अब 4 महीने में करता हूँ, मैं उसे 1 महीने में कर लेता, मैं उसे 2 महीने में कर लेता, ईज हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा क्या कहते हैं ईज हो जाता। अगर हाथ पैर थक जाए तब तो तुम हो ही, लेकिन जब हाथ पैर चल रहे हैं और आपने कभी देखा नहीं पापा पैसे का कोई इशू नहीं है, और मेरे भी दिमाग के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात है कि घर में बैठ के कितनी देर
कितनी देर इंसान क्या कहते हैं वीडियो देखेगा, कितनी देर भगवान की पूजा करेगा, कितनी देर क्या कहते हैं कि अपना वो क्या कहते हैं पेपर पढ़ेगा, कितनी देर रेस्ट करेगा, कितनी देर सोएगा। और हाथ पैर चल रहे हैं, फिर बैठ गए, फिर मम्मी से बात कर ली, फिर बाहर मार्केट में घूम आए, यहाँ घूम आए, वहाँ घूम आए, फिर आगे लेट गए। तो जब हाथ पैर चल रहे हैं तो भाई वी शुड नॉट क्या कहते हैं यूटिलाइज द स्पेयर टाइम। डेफिनेटली हाँ, तो ये चीज़ होती है। नथिंग रॉन्ग इन दिस थॉट। तो मैं तो ये सोच रहा था कि अभी हाथ पैर चल रहे हैं, थोड़ा पैसे की भी हो जाएगी, मैं अपने मन माफी क्या कहते खर्च भी करूँगा। और मेरे दिमाग में एक ये भी था कि जैसे कभी दीप्ति आई, कभी अंकित आए, कभी आप आए, हो पापा आपने क्या कहते हैं कि सरप्राइज सरप्राइज हाँ, आपको सरप्राइज देने का बहुत शौक है, मैंने देखा। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। क्या है, मुझे भी ऊपर तो रख के ले नहीं जाना, रहना सब यही के सब यहीं पे है। तुम्हें भगवान तुम्हें तो खुद ही इतने काबिल हो, बाकी आगे अपना जो सामान लेना हो इसमें से लोट निकाले को बेच बात कर अपना क्या कहते हैं इनके एंजॉय करो, लाइफ खाओ। नहीं ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन तो दैट। मैं ये कहता कि जब हाथ में इतने चल रहे हैं तो कहने लगे थोड़ा सा कहीं अगर एंगेजमेंट हो जाता तो दैट इज मच बेटर। इसी वजह से जब मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैंने 2-4 लोगों से कहा भी है, इफ आई एम एंगेज समवेयर एल्स तो इट्स माय प्लेजर यार, तो मुझे यार बहुत अच्छा लगेगा। नहीं सही बात बताऊँ, नहीं सही है, इट्स गुड। इंसान थोड़ा काम करता रहता है, थोड़ा एंगेज रहता है और मोटिवेटेड रहता है, लाइफ में फिट भी रहता है थोड़ा। अच्छा फिर एक चीज़ और भी है, मनी इज नॉट ए वेरी बिग क्राइटेरिया फॉर माई सेल्फ कि मुझे वो 50,000 रुपये देगी या मुझे 30,000 रुपये देगी। अगर तो मुझे 15 की मिल जाए तो मैं तो 15 की भी कर लूँगा मैं। ठीक, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक तो एक्सपेक्टेशन ये हो गई, कोई पर्सनल एक्सपेक्टेशन है अदर देन माई मैरिज और वो सब, कोई पर्सनल लाइफ से, जैसे अभी आप राइट नाउ यू आर 62-63 समथिंग राइट, सो अभी अपकमिंग लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन की यार या कोई एस्पिरेशन है या कुछ नहीं, ऐसा है? एस्पिरेशन कुछ नहीं है, अब मेरी लाइफ से कोई एस्पिरेशन नहीं है। आई वांट माई फैमिली ऑलवेज इन ए जॉइंट वेंचर टिल अलाइव, जब तक मैं क्या कहते हैं कि जिंदा रहूं। नहीं वो तो रहेगा। तो मैं क्या कहते हैं ये जरूर मेरी एक दिली तमन्ना है, और मैं एक ऐसी नज़ीर बनूं टेक योर टाइम, कोई नहीं, इसमें आ जाता है क्योंकि इंसान जब पर्सनल बातें करता है तो थोड़ा हो जाता है। एक नज़ीर बनूं कि अपने घर के लिए, और समाज को मैं क्या कहते हैं कि दिखा सकूं कि घर ऐसे चलते हैं। यही मैंने श्रद्धा के लिए भी सोचा था जब मेरी शादी हुई थी। ओके, नहीं वो तो हो जाएगा, आई थिंक काफी चीजें हो भी गई हैं, है ना, काफी चीजें हो भी गई और हैं। यही मैं अपने बहू के लिए भी सोचता हूँ, नहीं काफी चीजें हो भी गई हैं। नज़ीर बनूं मैं कि सास ससुर ऐसे होते हैं बस। ओके ओके, नहीं वो तो हो जाएगा, आई प्रे टू गॉड वो दोज थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। As I mentioned initially, and you might have noticed that my father was a bit emotional at certain points, but after we recorded this session, he was feeling way lighter because of the way he expressed himself during our conversation. By the way, you should also try these type of chats or candid conversations with your parents. Apart from all the things he has mentioned during our talk, he loves to spend time in gardening as well as playing with our pet Smokey. Tell us in the comment section what did you like about this conversation as well as what could have been added more. Please do not forget to share this episode with your loved ones. We'll be back with yet again informative and engaging episodes on the Early Birds Show.